आज हम फेज 5 जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेज 5 टू फेज 6 तो हमारा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे जो टॉपिक्स थोड़े बहुत रह जाएंगे फिर हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखते हैं फिजिकल क्लासेस होती है या फिर जो है ऑनलाइन क्लासेस में कंटिन्यू करना है इसको। पेपर्स के जो टॉपिक बताए थे पेपर के वो सारे देख लिए, उस पर कुछ पूछ रहा है? कल बताए थे क्या? या वो जो बताया वही है? नहीं, पहले जो बताए थे वही टॉपिक है, उसमें से देखा है। कहीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी क्लासेस हो रही हैं, फिर पेपर होंगे डायरेक्ट आपके। नहीं मैम। मैम मेरा नेट इशू कर रहा है बार बार, तो मीटिंग लॉक नहीं करिएगा। ठीक है, मीटिंग लॉक नहीं है वैसे भी, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको पिक्चर सेंड की है ना? ठीक है, ये लेक्चर 5 है और ये लेक्चर 5 नहीं, फेज 5 है। ठीक है, हमने लास्ट जो फेज 4 एंड किया था वो हमने एंड किया था जियाउल हक की डेथ के ऊपर। ठीक, और उसकी स्लाइड्स आपको मैंने जो चीजें थी वो सेंड कर दी थी। आज हम उससे आगे जो है ना कंटिन्यू करेंगे। और
मिस, जी फिर आपने बताया था जियाउल हक का कि उनका जो प्लेन क्रैश हुआ था, तो ये एक्सीडेंट था या साजिश थी? देखो, वैसे तो इसको एक्सीडेंटल डेथ कहा जाता है कि हादसा, तैयारा हादसा था ये। लेकिन ये हमें भी पता है, जाहिर सी बात है, कि एक हाई प्रोफाइल केस था ये। और ये इसलिए कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस था कि इसकी सही तरह से फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। ठीक है। स्पेशली अगर हम देखें कि इसमें जो लोग शामिल थे जिनकी डेथ हुई थी, जैसे कि जियाउल हक थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। इसके बाद 5 जनरल्स भी थे इसके अंदर। ठीक है। ब्रिगेडियर्स, इसके अंदर 5 ब्रिगेडियर्स थे। इसी तरह से फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि अगर हम इन सब चीजों को भी इग्नोर कर दें, कि इसमें अमेरिका के जो एम्बेसडर था वो भी था। लेकिन अमेरिका ने इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन में कोई जो है ना दिलचस्पी जाहिर नहीं की। और आज तक सही तरह से जो है ना इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तो इसलिए, और क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें थी कि जिसकी वजह से जो है ये बज़ाहिर तो हादसा था, कि एक मतलब तैयारा हादसा हो गया, लेकिन उस हादसे में उस तैयारे के अंदर बम जो था वो मौजूद था, बम प्लांट किया गया था। और एक हाई प्रोफाइल अगर वो लोग उसपे थे, तो वो ये चीज वहां तक कैसे पहुंच गई? तो ये कंट्रोवर्शियल है ना। समझ में आया? जी। अच्छा, इसमें देखिए, फिर जब जियाउल हक की डेथ हुई ना, तो उसके फौरी बाद जो है वो जो गुलाम इसहाक खान थे, ये अ, इनकी अचानक डेथ के बाद जो है इनको, ये चेयरमैन सेनेट थे। ठीक है। और इनको जो है वो फिर प्रेसिडेंट बनाया गया। अच्छा, ये फिर इनका जो टाइम पीरियड एज ए प्रेसिडेंट है वो अगस्त 1988 से जुलाई 1993 तक है। ठीक है। इसकी मैं स्लाइड शेयर करती हूँ आपके साथ, इसकी पिक्चर जो मैंने शेयर की है। ये अदीना बेग के नाम से जो है वे कोई और है, ये अनवेरिफाइड। ये आप लोग क्लास में आके ना क्लास डिस्टर्ब करते हो। अच्छा, इसमें देखो कि ये इसमें लिखा हुआ है कि गुलाम इसहाक खान जो है वो, क्योंकि चेयरमैन सेनेट थे, और जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो उसकी हमने पेपर का पार्ट है। पेपर का पार्ट नहीं होगा तो पढ़ोगे नहीं। क्लास रिकॉर्डिंग पे है बेटा। ये इसको म्यूट करो माइक अपना। अच्छा, इसमें जो है फिर वो चेयरमैन सेनेट जो थे गुलाम इसहाक खान, उनको जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है। और इसके साथ ही एक इमरजेंसी काउंसिल जो थी उसमें उसको जो है वो बनाया गया। ठीक है। इसके बाद फिर कहा गया कि जो जनरल इलेक्शन है वो
जो जनरल असलम बेग थे उनको जो है वो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, ठीक है। और इसके साथ ही कहा गया कि जो न्यू इलेक्शन है वो 16 नवंबर 1988 को कराए जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, तो एज कमिटेड यहाँ पे जो है वो 19 नवंबर एंड 16 नवंबर को ग्रेजुअली जो है वो फिर जनरल इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पे मैंने आपके पास पिक्चर आपसे शेयर की है, इसमें जो मुख्तलिफ पार्टीज थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, ये इलेक्शन की खास बात ये थी कि इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी ना उसने कम बैक किया था। उसकी वजह ये थी कि जो कुछ लास्ट फेज में हुआ, ठीक है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग किया गया, फिर इसी तरह से फिर ज़िया-उल-हक का मार्शल, तो जो मतलब माशाल्लाह लगा, फिर उनकी डेथ हुई इस तरह से। तो इस चीज ने जो उनको एक मॉरली सपोर्ट दी, और हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि बेनजीर भुट्टो की डेथ के बाद भी ये हुआ कि पीपल्स पार्टी जो थी वो कामयाब हुई गवर्नमेंट बनाने में, इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पीपल्स पार्टी जो थी इसकी गवर्नमेंट बनी दोबारा से। और इसके बाद अब इसके जो रिजल्ट जो आपके पास आपको म्यूट करा होगा ना, अपना माइक म्यूट करो भाई, कौन है। एमआरडी के नाम से जो एक मतलब मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद था। अच्छा, इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद जो है ना ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून बन गया था बाद में, ठीक है। जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल अलायंस, और पाकिस्तान जमहूरी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, खर ग्रुप, और बाकी आजाद उम्मीदवार थे। अच्छा, इसमें मसला ये था कि इसमें दो पार्टीज जो थी, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी थी, या जिस पार्टी में नवाज शरीफ शामिल थे। तो ये दो जमातें थी। अब इस फेज से यानी 1988 से जो फेज स्टार्ट हो रहा है 99 तक का, आप इस पूरे फेज में इन दो पार्टीज को ही देखेंगे कि इनका रोल नजर आएगा आपको कि वन बाय वन जो है ये गवर्नमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें पहले फेज में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, उसके पास 207 सीट्स में से जो है वो 93 सीट्स थी। मतलब ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन ये था कि दूसरी पार्टीज के मुकाबले में जो है इनके पास ज्यादा सीट्स थी। और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो था उसके पास 55 सीट्स थी, ठीक है। फिर अगर हम इसमें प्रोविंशियल असेंबलीज में देख लें, तो इसमें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है वो पंजाब में उसके पास 108 सीट्स थी, और बाकी बलूचिस्तान और सिंध में बहुत कम सीट्स थी, और एनडब्ल्यूएफ में 28 सीट्स थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उसके पास पंजाब में 93 सीट्स थी, ठीक है, ये भी एक बड़ा मार्जिन था। और सिंध में 67 थी, एनडब्ल्यूएफ में 22 थी, और बलूचिस्तान में 3 सीट्स थी। बाकी जो दूसरी पार्टीज उनके पास भी जो है वो सीट्स थी, और बाकी इसपे अब ये आप लोग जो है आपके ड्रामे शुरू हो गए क्लास में। कौन है ये, कौन है आप इजा ये टेक्स्ट स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद जो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट था, जो गवर्नमेंट बननी थी उस गवर्नमेंट को बनाने में बेनजीर भुट्टो जो है वो कामयाब हो गई, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म था बेनजीर भुट्टो का, जो कि 1988 से लेकर 1990 तक का था, ठीक। अच्छा, इसकी पिक्चर मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ऐसे तो मैंने शेयर कर ली।
ये पिक्चर शेयर हो रही है, ठीक है। और इसमें बेनजीर भुट्टो का जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास शो हो रहा है। On the basis of the result of elections to the National Assembly, President Ghulam Isa Khan nominated Mr. Benazir Bhutto as the 12th Prime Minister of Pakistan. ठीक है। 1 दिसंबर 1988 जो इनको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट किया गया। पाकिस्तान के अगर गवर्नमेंट में देखें तो पहली खातून वजीर आजम, ठीक है। इसके बाद फिर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है। इसी तरह से जो है वो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई। इसमें जो इलेक्शन का रिजल्ट था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट जो थी वो सिंध में बनी प्रोविंस के हिसाब से। और इसमें जो है पंजाब में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। और सिंध अगर बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई एक प्रोमिनेंट फिगर नहीं थी, क्योंकि इनमें यहाँ पे इन दोनों प्रोविंस में किसी भी लीडर के पास जो है वो अ, मतलब वाजिब बढ़तरी नहीं थी कि वो कोई एक लीडर होता और वो अपनी गवर्नमेंट बना लेता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी में मिक्स गवर्नमेंट बनी। अब इसका मतलब ये था कि जब मिक्स गवर्नमेंट है तो यहाँ पे फिर इश्यूज जो है वो क्रिएट होंगे टाइम के साथ। इस तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसमें फिर जब कुछ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी उसके कुछ टाइम के बाद ही अब बलूचिस्तान जो असेंबली थी वहां पे इश्यूज क्रिएट हो गए। और ऑन 15 दिसंबर 1988 जनरल मूसा खान जो कि गवर्नर थे बलूचिस्तान के, उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर दिया। फिर 4 दिन के बाद जो है वो फिर खुदाबख्श जो थे उन्होंने आरजी जो चीफ मिनिस्टर थे उसको उसका हल्फ लिया, उसका ओहदा संभाला। लेकिन 23 जनवरी 1989 को जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट थी उसने जो असेंबली थी बलूचिस्तान की उसको बहाल कर दिया, ठीक है। अब ये मसला चल ही रहा है क्योंकि यहाँ पे भी चीजें सेटल डाउन नहीं हो रही है। फिर 25 जनवरी 1989 को ही मौलाना फजलुर रहमान और नवाब अकबर खान बुगटी जो है ना इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ तो गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि मिक्स गवर्नमेंट थी। और उस एग्रीमेंट के नतीजे में अकबर बुगटी जो थे उन्होंने फिर एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान जो है वो उसका ओथ लिया 6 फरवरी 1989 को, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर फोर्थ सार्क समिट हो रही है 29 दिसंबर 1988 को इस्लामाबाद में। और इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी तरह से भी पीपल वर्क्स प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है, ठीक है। और ये जो है वो सबसे पहले अगर हम प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग देखें तो 23 अप्रैल 1989 को जो है वो एनडब्ल्यूएफपी में अनाउंस किया गया। और इसका जो मेन पॉइंट था वो ये कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी लोगों की। लेकिन इसमें मसला ये था कि जो यहाँ पे इनके अपोजिशन में लोग थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो जैसे कि अब ये जो प्रोग्राम था सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये सिंध और एनडब्ल्यूएफ में तो हो गया, लेकिन बलूचिस्तान और पंजाब असेंबली में जो है ये इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने से आगे जो गवर्नमेंट थी, जैसे कि पंजाब में नवाज शरीफ थे और बलूचिस्तान में नवाब अकबर खान बुगटी थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। अब इस बेस पे जब इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो इस बेस पे फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी पीपी की, ठीक है, पीपल्स पार्टी की, और जो खास तौर पे जो पंजाब में गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, इन दोनों के दरमियान जो है इख्तलाफात शुरू हो गए, ठीक है। इसके पिक्चर मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, 1 मिनट रुकिए।
आपको जो है ये सारी चीजें मैं अभी सेंड कर चुकी हूँ, लेकिन लेक्चर के साथ साथ मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ ताकि आपको जो है ये दिखते रहे। अच्छा, इस पे जब ये पीपल्स वर्क प्रोग्राम के हवाले से जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके लिए गवर्नमेंट करना मुश्किल हो गया। ठीक है, और जब इसी बेस पे फिर जो प्रेसिडेंट थे गुलाम ईसा खान, उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। ठीक है, अंडर द क्लॉज 2B ऑफ द 8th अमेंडमेंट। अब ये 8th अमेंडमेंट वही है जो जियाउल हक के दौर में हुई थी, कि जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटीज थी उसको इंक्रीज किया गया था, यानी 58 2B, ये वो वाला है। President Ghulam Isa Khan dismissed the government of Benazir Bhutto on 6th August 1990। अब यहाँ पे जो गुलाम ईसा खान थे उन्होंने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। अब जब डिसमिस किया होगा तो फिर उसके पीछे लॉजिक और रीजन भी दी गई होंगी। तो द causes responsible for the dismissal of Benazir government given by the president were as under। अब इसके लिए जो उन्होंने रीजन बताई प्रेसिडेंट ने कि गवर्नमेंट क्यों डिसमिस की जा रही है, उसकी पहली रीजन ये थी कि जो नेशनल असेंबली थी, कौमी असेंबली का जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया था, कौमी असेंबली का। और जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, असेंबली से, तो वो डिसमिस हो जाती है। ठीक है, द फेडरेशन usurped the authority of the provinces, which resulted in confrontation and deadlock, which adversely affected the integrity and solidarity of Pakistan। इसमें कहा गया सेकंड पॉइंट में कि जो फेडरेशन थी उसने जो सूबाई खुद मुख्तारी है ना, सूबों की जो आज़ादी थी, उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सूबे और जो मरकजी गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए, और जिसने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को जो है वो डैमेज किया या उसको खतरे में डाला। ठीक है, तो एक वजह ये थी। द मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीपल्स वर्क प्रोग्राम इम्पेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रोविंस। अब ये जो प्रोग्राम था इसकी आईनी को जो was मैम आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैं साहब की आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, मैं रिज्वाइन करती हूँ क्लास को। ठीक है, आप लोग लाइन पे रहना। ओके मैं अब आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैं सब आ रही है यस मैं अच्छा, ये वाला जो फेज हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें थोड़ी सी चीजें मिक्स है, इसको समझने वाली चीजें हैं इसके अंदर। के जैसे पूरा जो फेज 1988 से 99 तक चल रहा है, तो 2 टाइम्स गवर्नमेंट बन रही है बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की। अगर आप इसको ओवरऑल देखें ना, तो इसमें आपको क्या चीज समझ आएगी कि इसमें जो बेसिकली जो गवर्नमेंट डिसमिस हो रही है, वो डिसमिस हो रही है प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटीज, या जो 8th अमेंडमेंट जियाउल हक के दौर में हुई, उसकी बेस पे जो है वो गवर्नमेंट डिसमिस हो रही है 58 2B। ठीक है, और इसी तरह से ज्यादातर आप देखेंगे जो इख्तलाफ हो रहा है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के दरमियान चल रहा है। यानी एक दूसरे को जो है ये कि गवर्नमेंट में मसले
पैदा कर रहे हैं, इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अरसे चल नहीं पाती, फिर वो डिसमिस हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस किया वो इसी वजह से कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो इश्यूज ज्यादा हो गए, जिसमें सूबे और मरकजी हुकूमत में जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसकी बेस पे गुलाम ईसा खान जो कि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट डिसमिस हो गई तो अब इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले फिर एक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट क्या होती है? केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। तो ये आरजी तौर पे थी। अब इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी उसमें फिर किसको लाया गया? इसमें गुलाम मुस्तफा जरदारी जो थे उनको फिर एज ए केयर टेकर प्राइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो रखा गया। ठीक है, और इनका काम ये था कि 24 अक्टूबर 1990 तक जो इनको न्यू इलेक्शंस करवाने थे, ताकि नई गवर्नमेंट जो है बन सके। जब देखें, जब 90 में दोबारा से as scheduled elections to the National Assembly and the provincial assemblies were held on 24 October। ठीक है, जो टाइमलाइन सेट की गई थी उस टाइम पे अब ये इलेक्शन हो रहे हैं ग्रेजुअली, पहले 24 को हो रहे हैं, फिर 27 को हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीट है इसमें 217 है। पहले 207 थी बेनजीर भुट्टो के दौर में, फिर अभी जब गवर्नमेंट हो रही है तो इसमें 10 सीट जो इंक्रीज हो गई है और 217 हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे जब इन इलेक्शन का रिजल्ट आप देखें तो यहाँ पे रिजल्ट जो है चेंज हो गया। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी मुस्लिम लीग नून जो बाद में बन गई, वो पार्टी जिसमें नवाज शरीफ थे, उसका पहले नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था। ठीक है, इस चीज को सही से गौर से पढ़िएगा। अब यहाँ पे जो है वो उसको कामयाबी मिली। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और इसी तरह से जो अ, यहाँ पे पहले पीपल्स पार्टी थी, अब पीपल्स पार्टी ने फिर अलायंस किया और उस अलायंस का नाम अवामी जमहूरी इत्तेहाद रख लिया। ठीक है, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ये नवाज शरीफ का है और अवामी जमहूरी इत्तेहाद जो है ये बेनजीर भुट्टो का है। अच्छा, इसमें नाम मिलते जुलते हैं, आप नाम किस तरह याद रख सकते हैं कि देखिए इस्लाम का नाम जो आ रहा है ना, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है ये नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ जो है वो जियाउल हक के दौर में पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और जियाउल हक का जो दौर है वो इस्लामाइजेशन प्रोसेस पे डिपेंड करता था, उन्होंने इस्लामाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था। तो नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी देखे आप, ये चीज आपको नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो जो ये अवामी प्रोसेस कब जमहूरी, स्टार्ट हुआ था? क्या कह रहे हैं ये अम्बार? प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था? प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था किस चीज का? तभी आपने बोला ना। ये इस्लामिक जो सिस्टम था ये जियाउल हक के दौर में था ना। जी मैं हमने लास्ट टाइम जब मैम तो जियाउल ये हक का जियाउल हक का टाइम 90s की बात हो रही है। मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ जियाउल हक का, कि आपको अगर समझ में नहीं आया ना कि यहाँ पे हर चीज मतलब रट्टे नहीं लगाएंगे, हम पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे, हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और एक अवामी जमहूरी इत्तेहाद है। तो अभी सही इसमें से सही कैसे में। पता चलेगा कि कौन सा नवाज शरीफ का है कौन सा बेनजीर का है? तो मैंने इसलिए आपको हिंट दिया कि नवाज शरीफ जो है ना जियाउल हक के दौर में आए थे। ठीक है, और अब जब ये लोग कहते हैं कि नहीं हम जो है वो अ, मतलब आर्मी के अंडर में नहीं है, या हम उनके जो है वो उनके थ्रू नहीं आए, तो आप ये देखे ना इनकी चीजें भी उसी से मैच करती है। हमारा अपना माइक म्यूट कीजिए। ओके मिस। तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है ना नवाज शरीफ का है और अवामी जमहूरी इत्तेहाद बेनजीर का है। अब यहाँ पे वाजे बढ़ती है नवाज शरीफ के पास, और बेनजीर भुट्टो जिस इत्तेहाद का हिस्सा बने उसके पास है 45 सीट्स है। ठीक है, लेकिन अब मसला ये था कि नवाज शरीफ ने अगर बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट में टफ टाइम दिया तो बेनजीर भी देंगी। तो अब यहाँ पे फिर ग्रेजुअली जो है वो फिर प्रोविंशियल असेंबलीज बन गई, सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में जो है वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिजल्ट था इलेक्शन का उसके अकॉर्डिंग जो नवाज शरीफ थे उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 13 प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, और ये द इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद when its defeat which is
which had suffered in 1988 at the hands of the PPP. ठीक है, अब यहाँ पे जो 1988 में उनको शिकस्त हुई थी ना, उसका बदला ये हुआ कि वो अब कामयाब हो गए, और कामयाब होने के साथ जो है ना उन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई है। नवाज शरीफ इस गवर्नमेंट के सरबराह बन गए। फिर इसी तरह से जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई आपके पास। अच्छा देखिए, अगर आप इसमें चीजें देखते जाए ना, एनालाइज करें थोड़ा सा चीजों को, जो आप आज के दौर की गवर्नमेंट से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि NWFP और बलूचिस्तान में हमेशा से गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रांग नहीं रही है, क्योंकि वहां पे मुख्तलिफ लोग होते हैं और मुख्तलिफ पार्टीज का इन्फ्लुएंस होता है। जो भी गवर्नमेंट बनाता है ना, वो कोशिश ये करता है कि उसको अपने कंट्रोल में कर ले किसी तरह से। ठीक है, पंजाब में तो देखे कि जाहिर सी बात है IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी नवाज शरीफ जिस पार्टी में, उसकी गवर्नमेंट बनेगी। सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी भी है और दूसरे लोग भी शामिल है। ठीक है, और बलूचिस्तान और जो NWFP, उसका वही हाल है कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट मौजूद है। अब यहाँ पे जो है वो पानी के तकसीम के हवाले से जो है वो मुआहिदा हो रहा है सूबों के दरमियान। नवाज शरीफ गवर्नमेंट रिकॉर्डेड अनदर लैंडमार्क इन मार्च 91 व्हेन द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, मुश्तरका मफादात की जो काउंसिल है, उसकी एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, और इसमें जितने भी सूबों के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक जो मुआहिदा था वो साइन किया पानी की तकसीम के हवाले से। जो रबी और खरीफ, सर्दी और गर्मी की जो फसलें होती हैं, उसके हवाले से जो है वो पानी की डिवीजन के हवाले से जो है वो मुआहिदा हुआ कि किस सूबे को शहर मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से अब क्योंकि जो पहला दौर गुजर चुका था बेनजीर भुट्टो का, उसमें नवाज शरीफ ने उनको टफ टाइम दिया था, तो अब बेनजीर भुट्टो की बारी थी। तो अनफॉर्चुनेटली मियां नवाज शरीफ फर्स्ट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 90 to 93 was marked by persistent confrontation with his arch rival Mrs. Benazir Bhutto, चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, और अब उनके जो है ना स्टार्ट से राइवलरी स्टार्ट हो रही है, और इसमें जो है वो क्या हो रहा है कि ये अपोजिशन लीडर बन गई बेनजीर भुट्टो, और यहाँ पे जो है वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी मुकम्मल तौर पे मुखालफत थी। इसी तरह से जो है आप अब देखें कि इसमें फिर इनके दरमियान जो मुखालफत हो रही है, और क्या था कि जस्ट फॉर टीजिंग एक दूसरे को जो है वो हर पॉइंट पे मुखालफत थी इसमें। ठीक है, कहीं कहीं वैलिड चीजें थी, कहीं नहीं थी बस, लेकिन ये था कि क्योंकि अपोजिशन हो रही थी तो उसमें फिर एक दूसरे की मौकरी कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और कॉन्फ्लिक्ट जो था उनके दरमियान बढ़ रहा था। अच्छा, अभी ये सब चीजें चल रही थी, इसमें उस वक्त जो एक टर्निंग पॉइंट आया कि जब 12 जनवरी 1993 को गुलाम ईसा खान जो थे उन्होंने आ, ये एक इशू हुआ कि अब्दुल वहीद काकड़ जो थे, जनरल अब्दुल वहीद काकड़, उनको गुलाम ईसा खान जो है वो आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, बट नवाज शरीफ तो इस बात पे एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो थी एक बयान दोनों के दरमियान, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो है वो इख्तलाफ का बाइस बनी। ठीक है, और इस पे जो है वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू हो गए। दूसरी तरफ अपोजिशन थी, ठीक है, उस वहां पे भी मसले हो रहे थे। तो यहाँ इस बेस पे जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट की इशू पे जब इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो द confrontation between the president and the prime minister reached a new high watermark on 17th April 93 when Nawaz Sharif, in address to the nation, leveled serious charge against the president. जब उन्होंने इल्जामात लगाए सदर के ऊपर, तो सदर ने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया और फिर एक मर्तबा अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, और इस बेस पे जो है वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब पहले वाली गवर्नमेंट में उस वाली गवर्नमेंट में क्या मसला था कि पहली गवर्नमेंट डिसमिस हुई, तो उन्होंने जो है वो
एक्सेप्ट कर लिया, चली गई बेनजीर भुट्टो। लेकिन जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया ना, तो नवाज शरीफ ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इस फैसले को चैलेंज कर दिया। ठीक है, और बल्कशेर मजारी जो थे ना, उनको फिलहाल आरजी तौर पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बना दिया गया। नवाज शरीफ जो थे उन्होंने इसको जो है वो जो स्प्लिट तोड़ने का अमल था इसको चैलेंज कर दिया, और चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर जो है वो फैसला दिया अपना, और उसको नसीम हसन शाह जो थे वो, उन्होंने 27 अप्रैल 1993 में जो असेंबली को डिसॉल्व करने वाला फैसला था उसको डिसमिस करके जो असेंबली थी, कौमी असेंबली, उसको बहाल कर दिया। जस्टिस नसीम हसन शाह जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि ये अ, नवाज शरीफ के फेवर में थे, इसलिए जो फैसला आया वो उनके फेवर में आया, और इस तरह से जो है वो मरकजी जो आपके पास कौमी असेंबली थी वो रीस्टोर हो गई। अब असेंबली तो रीस्टोर हो गई, लेकिन जो दोनों के दरमियान इख्तलाफात थे वो अपनी जगह पे कायम थे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जब ये कौमी असेंबली आप रिस्टोर कर दी गई, तो फिर ये पंजाब असेंबली की तरफ चला गया मसला। पॉलिटिकल constitutional moves and counter moves by the lobbies for the president and prime minister brought the country on the verge of the chaos and disorder. Under these circumstances, the dissident group of PML under Hamid Nasir Chatta became active against Nawaz Sharif. ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे जो लीडर्स थे वो भी इस हवाले से इनके अगेंस्ट आ गए। पंजाब में भी मामला जो आप चल रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री टुक अ न्यू टर्न ऑन 30 मई 19, एक नई जो थी कंडीशन वो हो गई 1993 में, जब पंजाब असेंबली डिसॉल्व एंटी पॉलिटिशियंस थे मंजूर हुसैन भुट्टो, और उस जो उसमें जो है वो उनकी असेंबली को डिसॉल्व करके मंजूर हुसैन भुट्टो को जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया गया। ठीक है, but on 10th June 93 situation became complicated when the Lahore High Court restored the Punjab Assembly. अब ये सिचुएशन उस वक्त और ज्यादा जो है वो पेचीदा हो गई, मुश्किल हो गई, कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने असेंबली को फिर से बहाल कर दिया। ठीक है, फिर बट द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द पंजाब असेंबली अगेन 19 डेज लेटर 29 जून। लेकिन फिर सदर ने फिर दोबारा असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बेस पे हो रहा है मसला, क्योंकि असल मसला क्या था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। और बेनजीर भुट्टो के मुकाबले में अगर हम देखें कि नवाज शरीफ ने प्रेसिडेंट का जो एक्ट था उसको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, और उनको बहुत टफ टाइम दिया। अब यहाँ पे क्योंकि सदर पे इल्जाम लगाए जा रहे थे, तो उन्होंने उसके रिएक्शन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कौमी असेंबली उसको डिसमिस कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। उसकी एक वजह ये भी थी कि वहां जो जस्टिस थे नसीम हसन शाह, कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ के फेवर में थे। ठीक है, अच्छा, जब नेशनल असेंबली में काम नहीं हो सका तो फिर ये प्रोविंशियल असेंबलीज की तरफ, खासतौर पे पंजाब में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट जो थी पंजाब में थी, आईजेआई जो थी, तो यहाँ पे पहले उसको डिसमिस किया गया असेंबली को, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट उसने इसको फिर रिस्टोर कर दिया, लेकिन इख्तियारात इस्तेमाल करते फिर से असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। तो जब ये मामला हुकूमती सत्ता में बहुत ज्यादा खराब होने लगे, तो फिर इसमें फिर जो आर्मी थी उसको इन्वॉल्व होना पड़ा, और उस आर्मी ने फिर डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ जो है वो दोनों मुल्क और कौम के फेवर में काम नहीं कर रहे, इसलिए दोनों को जो है ना वो रिजाइन करना चाहिए और घर जाना चाहिए। गवर्नमेंट बनेगी जिसमें प्रेसिडेंट भी नया होगा, प्राइम मिनिस्टर भी नया होगा। तो 19 जुलाई 1990 जो है उसपे प्रेसिडेंट शाह खान और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ दोनों ने रिजाइन किया, और उसके बाद जो है फिर डिसाइड किया गया कि फिर अब नए इलेक्शन होंगे 3 महीने में, और उसके बाद जो है चीज सेटल डाउन की जाएगी। अब यहाँ पे जनरल इलेक्शन हो रहे 1993 में,
और उसके बाद ये 6 अक्टूबर 93 में हो रहे हैं, और जो प्रोविजनल असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं 9 अक्टूबर 1993 के होंगे। ठीक है, इसमें तकरीबन 32 पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जी वैसे दूसरे मुल्कों में भी ऐसा होता है कि आर्मी इन्वॉल्व होती है इसमें, पॉलिटिक्स में, कहाँ पे होता है? दूसरे मुल्कों में? भाई मैं जवाब देता हूँ इसका। जी जी दे दे, आप दे दो। तो जवाब ये सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत है, जब पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर सकते ना तो आर्मी बीच में हाथ डालती। और जनरल आसिफ मुनीर जिंदाबाद। रिकॉर्डिंग चल रही है, नाम लेने की बात कर रहे हो। ये नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, मसला ये होता है कि ऐसे कंट्रीज के जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो वीक हो जाती है, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर नेशनल इंटीग्रिटी के लिए फिर आर्मी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, ये आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि क्योंकि पाकिस्तान, अगर आप हमने स्टार्टिंग फेज पढ़ा था, वहां से देखें आप कि वो ग्रेजुअली जो है वो इतना वीक होते चले गए कि आपके पास जो दूसरे लोग थे वो इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, और जब आप दूसरे लोगों को ये मौका देंगे और वो इस चीज को, पूरे हालात को देखते हुए चीजों को कंट्रोल करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि आवाम को भी सही लगता है ये वाला सिस्टम। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बनती जब भी पाकिस्तान में, उसमें बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो इसलिए जो है फिर, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में है, तो इस तरह की और भी जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे भी है। तो जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम वीक हो जाता है ना, और डेमोक्रेटिक लीडर्स थोड़ा सा नेशनल इंटरेस्ट से हटके काम कर रहे होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो वहां पे भी मसले होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सिस्टम को कितना स्ट्रांग रखते हैं। तो यहाँ पे अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, अब ये एक के बाद एक की बारी चल रही है ना इसमें। तो अब इस गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, अब ये वाले जो इलेक्शन है उसमें जो पीपल्स पार्टी है वो अलायंस करके और अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। और यहाँ पे जो है वो फिर इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन अच्छा इसमें देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन द इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली पार्टी गेन अ क्लियर मेजोरिटी, पीपीपी कैप्चर्ड 86 सीट्स एंड पीएमएल-एन 173 सीट्स। अब ये देखें दोनों में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, तो दोनों में से जो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस कर लेगी, कामयाब हो जाएगी, वो उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो इस वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जो है वो उसने दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस किया और उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली। ठीक है, अब वही वाली बात थी मेस मेस जी जी बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए पूछ रहा था। माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, इसमें देखें ये अब सेकंड गवर्नमेंट जो है ना, ये बन रही है बेनजीर भुट्टो की। इसका टाइम पीरियड जो है वो 93 से 96 तक का है। ठीक है, एक मिनट रुके, मैं इसकी पिक्चर वैसे मैंने शेयर की हुई है, देख लो उसको अपने पास। मैम इतने कॉन्स्टिट्यूशन ये सब पढ़ के फायदा क्या जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे? हाँ मैम, पॉइंट वाली बात है ये। यानी कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है आपके साथ, अब नहीं लो क्लास यार। अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करो।
किस चीज का फायदा पूछ रहे हो भाई? ओके मैम। जल्दी बताओ, किस चीज का फायदा चाहिए? मिस ये बोल रहे हैं कि ये पढ़ रहे हैं तो इसका फायदा क्या है? मिस ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा 2-3 बच्चे बोल रहे हैं। बेटा पढ़ाने का फायदा अब ये है कि आप जब गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो तो उसका बैकग्राउंड तो पढ़ना पड़ेगा ना हर पेज को। और इसका यस सबसे मिस, जो आप श्योर। देख रहे हो अभी, गवर्नमेंट है आपके पास ना, अब आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं तो उसका बैकग्राउंड तो यही है ना जो पढ़ रहे हो। हाँ? ये कोई सैफुल्ला अबड़ो है, बोल रहा है बहुत फालतू बातें करते हो। अच्छा देखिए फिर इस पे आप उसको छोड़ दें, जो भी है ये मैं इग्नोर कर रही हूँ, आप भी इग्नोर कर दीजिए। ओके मिस, थैंक्स। यहाँ पे देखे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो बेनजीर भुट्टो आ गई है सेकंड टर्म के लिए, लेकिन देखे सिर्फ 3 साल का ही टाइम इनके पास, 2.5 से 3 साल। ठीक। इसी तरह से भी पंजाब में गवर्नमेंट बन रही है, पंजाब में वही है कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बन गई। इसी तरह से जो है वो फिर सिंध में पीपल्स पार्टी है, और अब पीपल्स पार्टी के साथ MKM जो है वो भी शामिल है। इसी तरह से फिर जो NWFP बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मिक्स गवर्नमेंट है। अच्छा यहाँ पे क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन किया था और प्राइम मिनिस्टर ने भी किया था, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर तो बेनजीर भुट्टो बन गई, प्रेसिडेंट जो है वो फारूक अहमद लगारी है। अच्छा ये फारूक अहमद लगारी जो है ना, ये भी पीपल्स पार्टी की, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस पूरे फेज में काम हो रहा है ना, वो सिर्फ ये हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो चेंज हो रहे हैं, पर जो असल रीजन है कि प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात में इजाफा हुआ था 58(2)B के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपस में एज ए राइवलरी जो है वो एक दूसरे को टफ टाइम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अब अ, सरदार फारूक अहमद खान लगारी जो है वो पाकिस्तान के नए प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो बन गए, ठीक है। अब फिर वही चीजें रिपीट हो रही हैं कि बेनजीर भुट्टो और जो नवाज शरीफ इनके दरमियान जो है वो राइवलरी चल रही है, कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गई, और जो कुछ इन्होंने उनके साथ किया लास्ट फेज में, अभी वो उसको रिपीट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। अच्छा बेनजीर भुट्टो का जो ये दौर था, इसकी खास बात ये थी, ये जो दौर जो डिसमिस हुई इनकी सेकंड गवर्नमेंट, इस पे जो चार्जेस लगाए गए थे कि इस दौर में एक तो करप्शन बहुत ज्यादा हुई, ठीक है, इसमें जो पार्टी के मिनिस्टर से लिया जाता है, तो इस जो है वो उनका मर्डर भी जो है वो शामिल था, ठीक है। तो ये जो दो मेन चीजें थी ना, इस इन दो मेन चीजों की वजह से, यानी बेनजीर भुट्टो के अलावा जो दूसरे लोग थे इनके पार्टी के जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इनको जो फेस में एक तरफ तो इनके टाइम मिल रहा था, दूसरी तरफ जो अपने मिनिस्टर जो कर दिया, ठीक है। अच्छा इसी तरह से जजिस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी एक केस था कि वो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, लेकिन उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ मुख्तलिफ चीजें थी मिस जिसकी मिस वजह से। जी मिस ये अपने अभी कोई नाम लिया था, फारूक अहमद लगारी। जी। मिस ये लगारी ये जो है, ये बैकग्राउंड क्या होता है इनका? अब लगाने का बैकग्राउंड बताऊं मैं, ये जाहिर सी बात है कि जिस थोड़ा तरह से थोड़ा मुख्तलिफ बहुत गाइड दें।
ये जिस तरह बाइका से जैसे सिंधी सराय की सिंधी होती है। हाँ, का कोई इनका एरिया है टिपिकल, लेकिन मुझे जहन नहीं है। मैंने देख पढ़ा हुआ है इस बारे में, लेकिन मेरे जहन में नहीं है। लगा मुख्तलिफ जाते मुख्तलिफ कौमें है ना, उसी तरह से ये भी है। और इसमें अवैध लगारी का आप नाम सुना होगा, अभी भी गवर्नमेंट का हिस्सा है शायद। और ये जी जी जो बस जी जी मुशर्रफ पॉलिटिशियन है बहुत बड़े। मुशर्रफ हाँ, मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट थी ना, उसमें वो आईटी के मिनिस्टर रह चुके हैं उनका क्या नाम फारूक था, वो लगारी। सिकंदर लगारी कोई था शायद। लगारी नहीं पता, नहीं सुना, लेकिन अवैध लगारी जो है वो इनके भी वो भी बहुत बड़े। बहुत बड़े पॉलिटिशियन तो नहीं है, खैर हाँ पॉलिटिशियन है। फारूक लगारी का जो नाम है ना, ये बहुत बड़ा नाम था। काफी इनका गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट में बेनजीर भुट्टो, और इस दौर नहीं में मैं जो है फैलन की बात कर रहे हैं। एटम के बारे में सुना नहीं है। सॉरी सॉरी मिस पता नहीं। अच्छा माइक कर दो ना, कर लो। को मतलब कोटे को उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा करप्शन बहुत ज्यादा थी, जो आप इससे 10% का नाम सुनते हैं कि वो कि हर प्रोजेक्ट परसेंट शेयर, ये वाला। इस तरह से जो मीर मुर्तुजा भुट्टो, उनकी डेथ हुई थी, उनका मर्डर हुआ था, ये भी इसी दौर में हुआ था। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो थी ना, वो सारी चीजें थी जिसने एट द एंड में सेकंड टाइम पीरियड था ना, उसको मुश्किल बना दिया। और दूसरों की वजह से कह सकते हैं हम कि बेनजीर भुट्टो थी, उनको फिर एक मरतबा फिर इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट जो थे फारूक लगारी, उन्होंने 58 टू बी जो था अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इस्तेमाल करके इनकी गवर्नमेंट को जो है डिसमिस कर दिया। ठीक है। और अब इसकी रीजन देनी थी कि रीजन क्या थी, तो इसकी रीजन ये करप्शन बताई गई थी, और नेपोटिज्म, यानी जो अपने लोग थे, अपने करीबी लोग, रिश्तेदार, उनको जो है नवाजा जा रहा था। ठीक है। और जो रूल्स रेगुलेशन थे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें थी, उसको जो है ना, उनको उसकी वायलेशन हो रही थी। तो इसलिए इन चार्जेस की बेस पे जो है इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। ठीक है। अब वही एज यूजुअल ये पूरा टाइम पीरियड इस तरह से इनका चला कि फिर जब इनकी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई, तो फिर अनाउंस किया गया कि अब न्यू इलेक्शन होंगे। और न्यू इलेक्शन जब भी हुए, तो इसमें 1997 में, और इन इलेक्शन में जो नवाज शरीफ थे वो कामयाब हो गए। अच्छा, नवाज शरीफ जो थे, इनके अगर आप पहला फेज और दूसरा फेज, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को अगर हम कंपेयर करें ना, इसमें फेज 5 जो हमने पढ़ा 98 से 88 से लेके 99 तक, तो बेनजीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट डिसमिस हुई, उसकी पहली रीजन ये थी कि नवाज शरीफ और सेंट्रल गवर्नमेंट, नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो कह लें आप, पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लें, इनके दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहा। एक दूसरे के जो है वो राइवल रहे, एक दूसरे के ऑपोजिशन में रहे मुस्तकिल, जिसकी वजह से बेनजीर भुट्टो जो है वो सही तरह गवर्नमेंट नहीं कर सके। ठीक है। दूसरी वजह क्या थी कि सेकंड फेज में बेनजीर के इनके जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन की, इलीगल एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले वगैरह को एक्सेप्ट ना करना। तो ये वो चीजें थी कि जिसकी वजह से बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो है वो, अच्छा ये भी कहा जाता है इस बारे में कि बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस करवाने के लिए नवाज शरीफ या जो शरीफ ब्रादरान थे, शरीफ ब्रदर्स थे, इन्होंने बहुत हद तक जो है वो इसमें कि इनको डिसरेस्पेक्ट भी किया गया बेनजीर भुट्टो को। ठीक है। मैम इसमें जी मैम मैम मैंने एक क्लास लिया तो उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। असल में मैं निकल रहा हूँ कराची के लिए, इस हिसाब से।
क्यों भाई कराची क्यों आ रहे हो बारिश मैम मिड दे देना इस हिसाब से, वरना हम इधर ही बैठे रहते। आराम से आओ ईद करके। नहीं मैम, आज वो पापा वाले सब आ रहे हैं, इस हिसाब से साथ आ रहे हैं। काम है कुछ, मीटिंग ठीक है है, पापा अटेंडेंस की। मैं अटेंडेंस देखे सबकी लगा रही हूँ, ठीक है इसलिए कि मैम, फिर आपको बाद में मसला ना हो। ठीक है थैंक यू मैम। रोल नंबर 15 कमर लगा मैं। ठीक है ठीक है, लगा थैंक दूंगी। यू मैम, थैंक यू। सही, मैम रोल नंबर 44 तलाश है तो। ऐसा करो मैं निकल जाती हूँ क्लास से, अटेंडेंस लगा दूंगी। मैं बेटा मैं बोलता भी हूँ अपनी क्लास एंड करते हैं। चुप हो जाओ, खामोशी से क्लास ले लो। मिस वैसे ही हो सके चांद रात हो। हाँ अच्छा, बात सुन लो मेरी, पढ़ लो। चांद रात और जो है मिस ना वो मिस सूरज चली रात दो को। फिर। अच्छा ये देखे यहाँ पे फिर, ये क्लास रिकॉर्डिंग पर है, समझ आ रही है बात? ओके मिस, सॉरी अननेसेसरी सॉरी। डिस्कशन सॉरी क्या मिस, करो। सॉरी। अच्छा बेनजीर भुट्टो का हमने जो है वो करा, इसका गवर्नमेंट का दोनों का। नवाज शरीफ की अगर आप गवर्नमेंट देखें ना, पहली गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट की जो डिस्मिसल है, जो डिसमिस हुई है वो, उसपे जो असल चीज बनी वो आर्मी के साथ कॉन्फ्लिक्ट का होना था। जैसे पहले में अब्दुल वहीद काकड़ थे, उनको प्रेसिडेंट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ उस पर एग्री नहीं कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इसी तरह से सेकंड टाइम पीरियड में भी आपको याद होगा कि मुशर्रफ कारगिल का इशू हुआ, ठीक है, और कारगिल के इशू की बेस पे जो है वो फिर 99 में जो है वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया। लेकिन गवर्नमेंट में जैसे देखें जो 97 से 99 तक रही, इसमें मुख्तलिफ चीजें थी। सबसे अहम चीज ये थी कि इसमें 13, 14 एंड 15, ठीक है, और इसको मैंने आपको सेंड किया है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये नवाज शरीफ जो थे, इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से जो है इसके सदर के इख्तियारात को कम किया जाए, ठीक है, लेकिन इसमें इनको ज्यादा कामयाबी नहीं। इसी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, यानी कि जो अ, पैसे दे के लोगों को खरीद लेते हैं, वोट खरीद लेते हैं, इसके हवाले से जो है वो अमेंडमेंट की गई। 63A आर्टिकल जो था, 63A, और ये 14 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द 14 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय द असेंबली ऑन 1 जुलाई 97। दिस अमेंडमेंट एम at ending the horse trading from the country. All the political leaders, including Mrs. Benazir Bhutto, the 14, उन्होंने मतलब इस बात पे सबने एग्री किया और इस अमेंडमेंट को जो पास किया। और ये 63A आर्टिकल जो आपके पास, जो हॉर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है, कि जो लोगों को खरीद लिया जाता है, उनके वोट वगैरह खरीद लिए जाते हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि जो लोगों की वफादारियां खरीद लेते हैं, पार्टी मुख्तलिफ पार्टीज के जो वोट खरीद लेते हैं, अपने फेवर में यूज करते हैं। और 15 अमेंडमेंट जो थी आपके पास, वो बेसिकली उसमें डिक्लेयर किया गया था कि जो कुरान और सुन्ना है ना, वो सुप्रीम लॉ है मुल्क के, ठीक है। अच्छा इसी तरह से देखिए, मेरा ये नवाज शरीफ का जो सेकंड टाइम है, इसमें 28 मई को पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक एक्सप्लोजन जो है वो कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो वो उसने किया था, तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया था कि वो अपनी एटॉमिक पावर जो है वो भी शो करे, ठीक है। और इसके बाद जो है पाकिस्तान पे बहुत सी पाबंदियां भी लगी, क्योंकि पाकिस्तान से कहा जा रहा था कि आप अपना एटॉमिक प्रोग्राम जो है ना वो अभी स्टार्ट नहीं करें, उसको बंद करें, क्योंकि जो जियाउल हक दौर था, उस दौर में जो तालिबान थे, तालिबानाइजेशन हुई थी, तो उसकी वजह से कहा जाता था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है ना, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। तो यहाँ पे जो है पाबंदियां लगी, पाकिस्तान को इस दौर में माशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। इससे जब पाकिस्तान ने एक्सप्लोजन किया ना, तो यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो थे, उन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया कि आपने अगर ये सब बंद नहीं किया तो फिर आपको जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह से जो
आपको वर्ल्ड बैंक से जो पैसे मिल रहे थे वो सब चीजें जो है बंद कर दी जाएंगी। तो बेसिकली एक तरह से मुश्किल दौर था, लेकिन इसमें रशिया, फ्रांस और जर्मनी जो थे ना, उन्होंने इन पाबंदियों की मुखालफत की थी और ये कहा गया था कि पाबंदियां लगाने से बेहतर है कि डायलॉग किया जाए और डायलॉग के जरिए जो है वो इस मसले का हल निकाला जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसने कोशिश की, एक पॉजिटिव साइन कि उसने इंडिया से अपने ताल्लुकात जो है ना वो फिर बेहतर करने की कोशिश की, क्योंकि जब पाकिस्तान को थ्रेट किया जा रहा है कि इसमें माशी पाबंदियां लगाई जाएंगी, तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो फिर इस पे लाहौर डिक्लेरेशन था कि लाहौर जो है वो जो अटल बिहारी वाजपेयी इनके प्राइम मिनिस्टर थे वो लाहौर आए और जो बस सर्विस थी वो स्टार्ट की गई। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही था, उसके बाद फिर इनके दरमियान जब मिसाइल रेस स्टार्ट हो गई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, और यहाँ पे पृथ्वी और गौरी मिसाइल जो है ना वो अग्नि और इस तरह की मिसाइल उसका जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जाने लगा। ठीक है। अब एक तरफ जो है कोशिश की जा रही है कि हालात कंट्रोल में आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज भी हो रही है। 1999 जो है ना वो इस गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तान के लिए टफ रहा कि 99 में जो है कारगिल, मई में जो है कारगिल इशू हुआ। ठीक है। आपने सुना है कारगिल के बारे में? यस नो मैम। मैम। इसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग हुई थी ना, मेरे ख्याल में 1998 में, पता नहीं 1999 में। 1998 और 1999 में। हाँ, मई 99 में हुआ था। क्या था ये, कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत? मैम ये इतना पता है कि पहाड़ों के ऊंचाई, मतलब जो सबसे ऊंचे पहाड़ है ना जो कश्मीर की तरफ, वहां पे हुई थी ये लड़ाई। हाँ, इसमें मसला ये था जैसे कि आपने, अब मैंने ना यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप कर दी है। ठीक है। इसमें ये था कि ये एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी पोस्ट है जो कि मतलब इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें जब मौसमी तब्दीलियां आती है ना तो ये पोस्ट खाली कर दी जाती है। तो अगर हम रियलिटी में देखें तो इसमें ये था कि इसकी रियलिटी ये थी कि जब ये मौसमी तब्दीलियां आई तो इंडियन आर्मी जो थी ना उसने इन पोस्ट को खाली कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने सिचुएशन का जो है ना फायदा उठाया एज यूजुअल, और उसके बाद जो है ना उसने इन पोस्ट पे कब्जा कर लिया। अब जब इंडिया ने इस पे शोर किया ना तो पाकिस्तान ने कहा ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ पे जो मसला था ना ये, क्योंकि पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसकी आर्मी, और दूसरी तरफ आर्मी जो थी उसकी भी एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी, जिसमें आपने कर्नल शेर खान का नाम भी सुना होगा और उनका वाकया भी सुना होगा कि उसमें कर्नल शेर खान को जो एक इंडियन वो थे आर्मी के ऑफिसर, उन्होंने कहा कि इसको जो है ना निशाने हैदर मिलना चाहिए क्योंकि इसने बहुत बहादुरी से ये लड़ता रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम सब चले जाओ, जाना चाहते थे, लेकिन मैं तो यहाँ जो है उनका मुकाबला करूंगा, इंडियन आर्मी का। तो यहाँ पे अब ये कह सकते हैं एक तरह से कि इनकी हठधर्मी थी कि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब ये मसला बढ़ते बढ़ते जो अमेरिका तक पहुंच गया, तो दूसरी तरफ से जो बिल क्लिंटन थे वो भी प्रेशराइज कर रहे थे पाकिस्तान को कि अब आप जो है वो पोस्ट खाली कर रहे हैं। लेकिन जब आपने कहा कि ये तो मुजाहिदीन है, तो फिर इंडिया ने कहा कि ठीक है, फिर हमारे पास राइट है कि हम इनके खिलाफ जो है वो एयर स्ट्राइक करें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जो है वो मतलब फंस गई थी और वो पीछे भी हटने को तैयार नहीं थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अ, अब ये मसला जब ज्यादा बढ़ गया ना, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया और पाकिस्तान जो उसने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। मई से लेके जुलाई तक ये 2 महीने का टाइम था जिसमें जो है वो उस पे ये सब चीजें चलती रही।
और इसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन दोनों जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। अब इस पे ये था कि नवाज शरीफ को प्रेशराइज किया गया कि आप इन पोस्ट को खाली करवाएं किसी भी तरह से, लेकिन जो आर्मी चीफ थे वो उस पे तैयार नहीं थे। तो ये एक मरतबा फिर दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। बहरहाल पोस्ट खाली कर दी गई, उसमें आर्मी का बहुत नुकसान हुआ। फिर इसी तरह से नवाज शरीफ जो थे उन्होंने कोशिश की कि मुशर्रफ का जो तैयार है ना उसको वो लैंड नहीं करने कराची में। तो मुशर्रफ ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और अपने ऑर्डर्स दिए, यानी उनके यहाँ किसी और को उन्होंने अपॉइंट कर दिया था आर्मी चीफ। तो यहाँ पे जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि वो मतलब कि मुशर्रफ जो है वो उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनकी गवर्नमेंट को जो डिसमिस कर दिया जाए, नवाज शरीफ की। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको सेंड किया ना कारगिल क्राइसिस, एक पूरा इसका पेज है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर का जो इलाका है ना, ये वो वाली साइड है इसमें। और ये जो है ना, ये इनके इंडियन कंट्रोल में थी। अच्छा, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है आप इसको जो है ना पढ़ सकते हैं। तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के, जिसकी बेस पे पाकिस्तान जो है, मतलब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो एक मरतबा फिर डिसमिस हुई, और मुशर्रफ जो थे उन्होंने फिर गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया 99 अक्टूबर में। उसके बाद फिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट चल रही है। मुशर्रफ जो है वही कि इमरजेंसी है और ज्यादा अरसे तक वो रह नहीं सकते वर्दी के साथ। तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट आ रही है, इसमें शौकत अजीज भी थे और मीर जफरुल्लाह खान जमाली की गवर्नमेंट भी थी। इसके बाद फिर ये गवर्नमेंट खत्म हुई। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उसमें आसिफ अली जरदारी जो थे वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, और प्रेसिडेंट बनने की खास बात ये थी कि उन्होंने प्रेसिडेंट बन के जो प्रेसिडेंट की अथॉरिटीज थी, वो जो 58(2)B था उसको रिटर्न किया वापस प्राइम मिनिस्टर को। और जो एक 7 और 8 अमेंडमेंट की वजह से जो नुकसान हो रहा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, वो नुकसान जो है वो फिर खत्म हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर इनका टाइम पूरा हुआ तो फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी, और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का टाइम पूरा नहीं हो सका, इमरान खान की गवर्नमेंट बनी। और इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी उसमें उसका टाइम भी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद फिर से शहबाज शरीफ जो है वो उनकी गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, ये वाला पूरा 6 फेज जो है ना यहाँ तक कंप्लीट इस तरह से हो जाता है। समझ में आया है? यस मैम। मैंने जो पेजेस शेयर किए ना आपको, इसीलिए मैंने शेयर किए। इससे आप पढ़ोगे ना इसको तो आपको चीजें जरूरी नहीं है हर चीज पेपर में है, लेकिन कुछ चीजें आ भी सकती है, कुछ चीजें समझने के लिए होती है। ठीक है, जैसे अगर आप आसिफ अली जरदारी का अगर मैं पूछूं कि वो प्रेसिडेंट क्यों बने, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, तो फिर इसमें क्या जवाब दोगे? तो ये बोल सकते हो कि आपने पढ़ा ना इस फेज में कि दोनों जो गवर्नमेंट थी दोनों मर्तबा थी। उसकी वजह क्या थी कि सदर के अख्तियारात ज्यादा थे और उन्होंने इस चीज का फायदा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आसिफ अली जरदारी जो थे वो प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है अपने इख्तियार वापस किए प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में थी आईएमटी और एमटी वालों, तो टॉपिक पढ़ना था आईएएस वालों को मैंने कल पढ़ा दिया था। उसकी स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उसको अच्छी तरह पढ़ लेना, उसको क्लास में लिखेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पेपर के बताए हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। 30th का हमारा पेपर है, नेक्स्ट जो Monday होगा आफ्टर की। तो जब तक अगर कोई भी इशू हो देन पूछना। अभी आपकी तरह बताए हैं जो आपने नोट डाउन किया होगा उस तरह लो, और उसके बाद उसको डिस्कस कर लेना। फुली फिजिकल क्लास स्टार्ट हो जी। जो आप
ने क्वेश्चन दिया है ये इंसानी हकूक वाला, इसमें मैंने आपको समझाया था कि जो मैंने स्लाइड शेयर की है ना आपको, उस स्लाइड्स के अकॉर्डिंग अगर आप स्लाइड नंबर 1 to 4 देखें ना, पहली स्लाइड में डेफिनेशन आ रही है और बाकी 3 स्लाइड जो ना इसमें कैटेगरीज जो मैंने बताई ना कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कहलाती है, तो वो वाली चीजें ना आपको बस वो उस वहां तक रखो। मिड का है ना ये, तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे रही हूँ आपको। जो चीजें मैंने जिस तरह बताई है आप उसको एज इट इज ही याद करो। ओके मिस। अगर नोट नहीं किया है तो एक दूसरे से डिस्कस कर लो, क्योंकि मेरे पास नोट नहीं हुआ उस वक्त जो मैंने बताया था ना आपको, आपको पता होगा। फिर भी कोई मसला है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी आप। ठीक है, हमने अब मैं आपको मुस्लिम एडवेंट की स्लाइड शेयर करूंगी जब मुझे मौका मिलता है। तो आपके पास जो CLO 1, अगर CLO 1 भी छोड़ दो उसको, जो चैप्टर 1 है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और चैप्टर 2 में से हमने पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको फेज 6 का भी थोड़ा बहुत बता दिया है। अब इसमें ये है कि जब मौका मिलेगा तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे, इसको किसी और तरह से हम कवर कर लेंगे। अब हमारे पास हमने फॉरेन पॉलिसी इनकम्प्लीट छोड़ा है, जिन बच्चों ने पढ़ा है फॉरेन पॉलिसी इनकम्प्लीट, इसको कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान आपके पास रहेगी और सोसाइटी वाला टॉपिक है। तो ये 2 से 3 टॉपिक रह गए बस, वो हम देखते हैं, हम उसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, IMT और MT के बच्चे सुन लीजिए गौर से, क्योंकि मैं कल IAS के बच्चों को बता चुकी हूँ कि आपने काम ये करना है कि आपने अपना एक ग्रुप बनाना है जिसमें मोर देन 4 नहीं हो, मैक्सिमम 4 मेंबर्स हो या 3 मेंबर्स हो आपके पास। ठीक है, और क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा क्लासेस नहीं बचेंगी तो फिजिकल क्लासेस में हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे और टेस्ट क्विज जो होंगे आपके जो रह गए वो स्टार्ट होंगे। मतलब सेशनल मार्क्स का जितना भी काम है, असाइनमेंट क्विज प्रेजेंटेशन, वो सब इन फिजिकल क्लासेस में ही होगा और बार बार चांस नहीं मिल सकता क्योंकि फिजिकल क्लासेस ज्यादा नहीं है आपके पास। ठीक है, तो जितनी मैम क्लासेस जी, मैं IAS क्यों तो मुझे समझाए, मतलब कि आप कल, आपने सुना नहीं था? मैं कल क्लास अटेंड नहीं की थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, ये IS और MT IMT सब बच्चों के लिए मैंने बताया था कि आपका काम अब ये है कि आप इस दौरान अपने ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप मेंबर जो है मैक्सिमम 4 होंगे और मिनिमम 3 होंगे। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो उस पर आपने प्रेजेंटेशन देनी है और प्रेजेंटेशन के जो मार्क्स है वो इंडिविजुअल आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी या फिर जो आपकी तैयारी होगी, जो भी काम होगा उसकी बेस पे ही मिलेंगे। बट क्योंकि टाइम कम है, क्लासेस कम है, तो हम ग्रुप वाइज प्रेजेंटेशन लेंगे। ठीक है, अच्छा, टॉपिक आपके पास ये है कि हमने जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं क्लास में, जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो हम रिपीट नहीं करेंगे। आप अपनी मर्जी से टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक्स आपके कोर्स से कनेक्ट हो रहे हो किसी ना किसी तरह से। जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि उसमें ये हो सकता है कि जैसे कि भी आजकल जो चीजें चल रही है, जैसे ईरान और उसकी इसराइल की वॉर हो रही है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, AI या फिर जो मैनेजमेंट, इस तरह की चीजों को आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, इन सब चीजों का रोल है। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि करंट सिनेरियो में आप फिट नहीं कर सकते। ये हो सकता है या मुख्तलिफ चीजें हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन ले लो या जो क्लाइमेट चेंज या इस तरह की चीजें ले लो। लेकिन जो सिलेबस के टॉपिक है जो आप हमने पढ़ लिए हैं खास तौर पे, और जो नहीं भी पढ़े हैं आप वो टॉपिक्स नहीं लोगे। ठीक है, कोई इंटरेस्टिंग चीज लेकर आ सकते हो, जैसे कि अमेंडमेंट्स हुई है, टोटल अमेंडमेंट्स, उसकी डिटेल लेकर आ सकते हो। ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये कौन सी जो इसने ज्यादा इफेक्ट किया, इस तरह से। लेकिन जो चीजें जैसे कि टू नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी पाकिस्तान, इंडस वैली, इस तरह के टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन में, हम पढ़ चुके क्लास में।
प्रेजेंटेशन का मकसद है कि कुछ नई चीज डिस्कस करनी है, कुछ नई चीज सीखनी है। तो आप जो है ना, अब आप अपने जो टॉपिक आप लोग जो ग्रुप बनाओगे अपनी मर्जी से बनाओगे, इसमें सीआर का कोई तंग करने वाली बात नहीं है, सीआर को तंग नहीं करोगे। हाँ, बस अपने अपने सीआर को आप अपने ग्रुप बना के वो कंफर्म कर दो कि ये हमारा रोल नंबर है, कि हमारा ग्रुप है, और उस ग्रुप में जो आपका टॉपिक होगा आप वो उसके पास लिख, ग्रुप में और कितने आपके बच्चों की सीआर लिमिट हो मुझे जो सकती है है? वो, बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। मिस मैम मैक्सिमम ऐसा नहीं हो कितने सकता कि बच्चे हो सकते हैं ग्रुप में? बेटा मैक्सिमम 4 है, ठीक है, अच्छा और मैम, मिनिमम 3 है। जी। मैम आईएससी के ग्रुप में ये हुआ था कि हमारी लैब होती है तो उसमें 4 साल के ऑलरेडी ग्रुप बने हुए, तो मैं सबको बोल देता हूँ वही कंटिन्यू कर दें। अगर उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, नहीं, तो सबने हाँ अपनी बस मर्जी अपना से टाइम अपना वेस्ट करने से बेहतर है। नहीं सबने अपनी मैम, हम मर्जी। चेंज नहीं करना चाहते, सेम नहीं। बस फिर वो हम चेंज करना चाहते हैं। हाँ, मैम फरमाइशी प्रोग्राम हो गया। मैम अभी फिर एक चेंज करेगा दूसरा नहीं करेगा, इस चक्कर में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। वो बोलेंगे हम इनके साथ नहीं, हम इनके साथ नहीं, ऐसे ग्रुप ही नहीं बनेंगे, क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आसिफ भाई, लैब सिलेबस में हमने हमारा एडजस्ट ऑलमोस्ट किया था कंप्लीट क्योंकि हो गया। नहीं थे हमारे पास। हाँ, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो संदीप। मैं बोला, ये बोला लैब वाले सारे सेम ग्रुप बनाते हैं, और उन्होंने मैम हमने एडजस्ट किया था नाम, क्योंकि कोई थे भी नहीं अभी उसमें, इसमें तो थोड़ी ना एडजस्ट करने हैं। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे। ये सिलेक्ट करने के चक्कर में अच्छा ही लगेगा, वो काम नहीं होगा फिर। मुझे काम चाहिए और आपको नहीं, नंबर चाहिए। हाँ वही आसिफ बोला, जो पहले से वो उसमें तो हमने एडजस्ट किए थे अपने हिसाब से, जो नहीं मिले तो वो उठा लिए थे। अब थोड़ी ना एडजस्ट करेंगे हर किसी में। अच्छा, मेरी बात सुन रहे आप किसी भी मामले में ना, आप लोग कोई भी क्लास हो, आईएमटी, एमटी, आईएस, ए बी ग्रुप जो भी है, सीआर को आप लोग तंग नहीं करेंगे। आपको अगर चेंज भी करना है ना, तो आप फौरी फौरी काम करेंगे, और कल फ्राइडे तक, अगर कल ये नहीं होती है और जिसके पास मौका है काम करने का, वो सीआर को अपने ग्रुप कंफर्म कर दो। ये आपकी जिम्मेदारी, सीआर की जिम्मेदारी नहीं। वो जस्ट मुझे चलो इन्फॉर्म ठीक करेंगे, जो आप उनको इन्फॉर्म करोगे, और ना वो ग्रुप है, बनाएंगे, चलो ना ठीक आपकी लड़ाइयाँ जो है वो मसले हल करेंगे। उनका काम ये है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझ तक प्रोवाइड कर देंगे, बस। ठीक है। और अगर आपके जो ग्रुप बने हुए हैं, आप लोग उससे सेटिस्फाई हो, तो वो भी रख सकते हो। टाइम वेस्ट करने से बेहतर है काम पे फोकस करो, क्योंकि जैसे फिजिकल स्टार्ट होंगी तो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, प्लस जो ड्रॉप कैसे चीजें एक साथ। अच्छा, बीच में कि जैसे मुझे टाइम मिलता है, जाहिर सी बात है आफ्टर ईद वेकेशन, जब आएंगे उस पर फिर मैं इस पर काम करूंगी, और कुछ आप लोग कर ले से भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आप एटलीस्ट टॉपिक और ग्रुप डिसाइड कर लो। भले काम जो है वो अ, जब आप लोग मिलो यूनिवर्सिटी में या जैसे भी पेपर के दौरान उस पे काम कर ले, क्योंकि देखो अभी कंफर्म नहीं है क्लासेस का, फिजिकल क्लासेस होनी है आगे या ऑनलाइन ही चलेगा, जो भी चल रही है चीज। तो अच्छी मैम बात ये है। यही है ना, क्या कह रहे हो? मैंने बोला देनी पीपीटी पे ही है ना। नहीं तो है, लेकिन मसला ये है ना कि जब आप लोग तो ही काम करोगे, ग्रुप तो कभी मिड के ये पेपर देने जब आओगे यूनिवर्सिटी में, तो ये टाइम अच्छा होगा आपके पास, उसमें कीजिएगा। और
ये कि प्रेजेंटेशन में अगर आप नहीं देंगे तो टाइम रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये सेशनल मार्क्स है आपके, तो उसमें प्रेजेंटेशन भी है, क्विज भी है, असाइनमेंट भी है। ठीक है, जो पहले असाइनमेंट जिसने दे दिए हैं और जो रह गए वो सबको अब देखना पड़ेगा सारी चीजें, क्योंकि अब मिड के मार्क्स लगेंगे, सेशनल लगेंगे, फिर फाइनल भी इसी तरह से हो जाएगा आपका जल्दी से। तो आपका अपना बर्डन है, ये हमारा मसला नहीं, आपका अपना मसला होगा। तो इस चीज का ख्याल रखना और कोशिश करना कि जब मिड टर्म के पेपर देने आओ तो ये अपनी चीजें सारी आपस में बैठ के फाइनल कर लो। ठीक है, बस कुछ और पूछना है? मैम अभी जस्ट हम ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं और बाद में फिर टॉपिक देख लेंगे। हाँ, ग्रुप डिसाइड कर लो और ग्रुप के सारे मेंबर्स से कहो कि टॉपिक सोचे, जो आप लोग आपस में उसको डिस्कस कर लो, अभी भी कर सकते हो डिस्कस। और अगर फाइनल हो जाता है तो टॉपिक भी फाइनल करके रख दो, अपने सीआर को जो है ना वो इन्फॉर्म कर दो। लेकिन 1 बाय 1 करोगे उनका काम बढ़ेगा। ये है कि एक टाइम बता दें आपके सीआर के, भाई 1 दिन 2 दिन में मुझे सब बताएंगे उस इस डेट पे, तो आप उस डेट पे सीआर को सब इन्फॉर्मेशन दे दो, वो कलेक्ट करके मुझे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सीआर जो है चारों, वो आप इन लोगों को एक डेट बता दें कि कब तक इन्होंने आपको इन्फॉर्म करना है, उसके बाद आप फिर इनसे इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड और रीड से जो पहले इन्फॉर्म, करेंगे। हाँ, और जो आपको इन्फॉर्म कर देता है ग्रुप मेंबर्स का अपने, और टॉपिक्स भी हो जाए तो अच्छी बात है, तो वो फाइनल हो जाएगा और वो ये मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो सोच समझ के ग्रुप बनाना, का चेंज करना है बनाना है तो सोच समझ के बनाना। सीआर को परेशान करने वाली बात नहीं है, वो फिर आप मेरे पास आ जाएगी चीज, तो मैं चेंज नहीं करूंगी बार बार। सही है। इसके अलावा भी कुछ मसला पेपर में हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। पेपर से रिलेटेड चीजें मैं आपको बता दूंगी, पेपर मैंने अभी बनाया नहीं है, पेपर में जब बना लूंगी ना एक दफा फिर आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, टॉपिक जो बताए वो उसको अच्छी तरह पढ़ लोगे। पेपर इजी बनाऊंगी मैं, पेपर मुश्किल नहीं बनाऊंगी कि आप लोग अटेम्प्ट कर लो उसको। लेकिन अगर आपने पेपर जो है अटेम्प्ट, ये मिड का पेपर सही नहीं दोगे तो मैं फाइनल का पेपर पे मुश्किल बनाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी बहुत आपको ना रियायत दे रही हूँ, टॉपिक भी बता दिया अच्छी तरह से। ठीक है, अभी क्लास एंड करें? यस मिस। सही है, जो मैंने चीजें बोली है ना, आपको जो जो पूछना है, जो चीजें कंफर्म करनी है अभी कर लेना जब टाइम है आपके पास। पेपर से रिलेटेड चीजें, बाकी जो चीजें मुझे लगेंगी मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूंगी। चलो, एडवांस ईद मुबारक। हमारी क्लास अब होगी फिजिकल। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ईदी।